दोस्तों नमस्कार। कल के खंड से आगे बढ़ते हुए आपके सामने दो सिद्धांत लिखे हुए हैं, त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत आपके किशोरावस्था के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो सिद्धांत जो लिखा है, एक है त्वरित विकास और दूसरा है क्रमिक विकास। तो जो त्वरित विकास है, इस सिद्धांत का समर्थन स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया था। इस सिद्धांत का समर्थन स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया था। इसका आशय यह है, या इस सिद्धांत के अनुसार, जो किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं, किशोरों में अनेक परिवर्तन क्रांतिकारी रूप से आकस्मिक होते हैं, जिनका शैशव बाल्यकाल से कोई संबंध नहीं होता। हॉल महोदय ने कहा कि किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वे एकदम छलांग मार कर आते हैं। तो ये त्वरित रूप में आता है, अर्थात जिसका संबंध बाल्यावस्था और शैशवावस्था से बिल्कुल नहीं होता, और वे आकस्मिक रूप से आते हैं, त्वरित रूप में आते हैं। दूसरा आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके समर्थन में थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ, प्रमुख रूप से इसका समर्थन थॉर्नडाइक, किंग महोदय और हॉलिंगवर्थ ने किया था। क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन, और इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं, उनके फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं, जो नयापन दिखाई देता है, वे एकदम से न आकर बल्कि कैसे होते हैं, क्रमशः होते हैं। तो यहां क्रमिक रूप में, यानी जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो कैसे आते हैं, वो क्रमशः आते हैं, न कि एकाएक आते हैं या आकस्मिक रूप से आते हैं। और किंग महोदय का कथन था कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन का चिन्ह दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। तो ये दो सिद्धांत हैं, इससे भी आपके प्रश्न निकल आते हैं कि किशोरावस्था के सिद्धांत में आपको दे दिया है कि अचानक परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन, एकाएक परिवर्तन किस सिद्धांत को परिलक्षित करता है, तो वो त्वरित सिद्धांत की बात करेगा। क्रमिक रूप में होगा, अर्थात कोई भी परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, या किसी भी प्रकार, किसी भी पक्ष का परिवर्तन है, तो वह परिवर्तन एकाएक ना होकर, त्वरित रूप में ना होकर, आकस्मिक ना होकर, बल्कि वह क्रमशः परिवर्तन का रूप दिखाई देता है, यानी क्रमिक रूप में आता है। तो वह सिद्धांत आपका क्रमिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं की। तो किशोरावस्था की जो विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था के संबंध में, जैसा अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग अभी तक अध्ययन किए, तो उसमें एक शब्द आता है परिवर्तन, और बीजी हंट का कोटेशन भी है, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, और वह है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक होगा, सामाजिक होगा, सांवेगिक होगा,
या मनोवैज्ञानिक होगा, लेकिन वह परिवर्तन से ही परिलक्षित होगा। तो किशोरावस्था की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो यहां एक शब्द आता है परिवर्तन, अर्थात यही एक शब्द पूरे किशोरावस्था की विशेषता को इंगित करता है। ये बिजी हंट का कथन है। फिर भी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, जैसे पहला शारीरिक परिवर्तन। तो किशोर काल में किशोर हो या किशोरी अर्थात बालक या बालिका, इनमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो इनमें यौनारंभ का प्रारंभ होता है। बालिकाएं स्त्रीत्व को और बालक पुरुषत्व की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न इंटरनल चेंजेस होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, विभिन्न ग्रंथियों संबंधी परिवर्तन होते हैं और शारीरिक परिवर्तनों का जो भी रूप होता है वो धीरे धीरे पूर्ण परिपक्वता की ओर लेके चलता है। इसके बाद दूसरी विशेषता की बात हम करें तो मानसिक विकास। तो मानसिक विकास की बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की, तो जो मानसिक विकास की बात होती है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी मानसिक योग्यताओं में भी वृद्धि होती है और विशेष रूप से यदि देखा जाए तो मानसिक गुण जो विकसित होते हैं या जिन गुणों के विकास का क्रम आगे बढ़ता है, उनमें यदि देखा जाए तो बच्चों की कल्पना शक्ति, बच्चों की स्मृति शक्ति, या हम ये कह सकते हैं कि उनमें तर्क करने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता आदि जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं या मानसिक संक्रियाएं हैं। और एक स्थिति, कल्पना की स्थिति ये होती है कि इस अवस्था में बच्चा दिवा स्वप्न की स्थिति में चला जाता है। तो यहां जो मानसिक विकास है वह मानसिक विकास भी तीव्र वृद्धि करता है और एक स्थिति आती है कि वहां पर वृद्धि के साथ साथ विरोधी मनोदशा अर्थात विरोधी मानसिक दशा भी विकसित हो जाती है। अस्थायित्व और समायोजन का अभाव, तीसरी विशेषता, अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। अस्थायित्व और समायोजन के अभाव की बात करें तो इस समय किशोर की मन स्थिति शिशु की भांति हो जाती है। रॉस महोदय ने तो किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति तक कहा। रॉस महोदय ने कहा कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, इस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की संज्ञा दी। अर्थात जिस तरह शैशव काल में बच्चे की मन स्थिति बिल्कुल चंचल होती है, अस्थिर होती है, ठीक वैसी ही स्थिति आपकी मानसिक और स्थिति हो जाती है। इसीलिए कहा गया अस्थायित्व और समायोजन का अभाव इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। संवेगात्मक जीवन की बात करें, इमोशनल लाइफ की बात करें तो किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है, अर्थात वह भावनाओं में ही चलता है। संवेगात्मक आवेश में वह किसी भी प्रकार संभव न लगता हो उन कार्यों को भी करने का संकल्प कर डालता है। कभी कभी तो उत्साह से भरा होता है और कभी कभी एकदम हतोत्साहित प्रतीत होता है। इसी के साथ एक स्थिति विशेषता जो उसकी प्रमुख स्थिति को दिखाता है, विरोधी मनोदशाएं। इस समय बच्चे की मनोदशा कैसी होती है? विरोधी, या इसी को मानसिक दशा के भी रूप में करते हैं, अर्थात जो उसका मेंटल मूड है वो क्या होता है, वो कंट्रास्टिंग होता है, विरोधात्मक होता है। तो यहां विरोधी मानसिक दशा से बच्चा क्या होता है कि वह कभी स्वार्थी तो कभी बिल्कुल स्वार्थ रहित हो जाता है। इसके पीछे का जो कारण होता है वो है
संवेगात्मक जीवन में समायोजित न हो पाना। अर्थात ये जो स्थिति बनती है वो संवेगात्मक जीवन में समायोजन का अभाव जो होता है वह इस स्थिति को लेके आता है। समायोजन के अभाव के कारण यह स्थिति आपकी बनती है। इसके बाद बात करें तो यहां पर मानसिक स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति विद्रोह की रूप भी होता है। वह मानसिक रूप से अपने को स्वतंत्र होने की भावना से प्रबल होता है, अपने को स्वतंत्रता के रूप में देखना चाहता है, बड़ों के आदेश, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों के बंधन में वो नहीं बनना चाहता। क्या है, उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। ये सारी चीजें क्या है उसके लिए, कुछ नहीं, वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। और क्यों है इसकी संतुष्टि, वह करना चाहता है। ऐसी स्थितियां क्यों, वह उसकी संतुष्टि, तो इसी में उसकी अपनी स्वतंत्रता की रूप और विरोध की भावना या विद्रोह की भावना भी प्रबल होती है। और इस अवस्था में अगला विशेषता की बात करें वह है बुद्धि का अधिकतम विकास। अगली विशेषता की बात करें तो यहां पर बच्चे में क्या होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास। इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास, तो बुद्धि के अधिकतम विकास यानी उसके बौद्धिक विकास की स्थिति को जाना जाए तो वह अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। 16 वर्ष की अवस्था तक सामान्यतः मानसिक आयु में वृद्धि होती रहती है। बुद्धि परीक्षण और मानसिक आयु को ज्ञात करके यदि देखा जाए तो बौद्धिक विकास की पूर्णता के पीछे, यानी जो किशोर या किशोरियों की बौद्धिक पूर्णता को परिलक्षित करता है, उसको हम कई रूपों में देख सकते हैं, उनकी क्षमताओं के रूप में देख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, अर्थात संप्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन करना। जैसे पहला बिंदु, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं पहला बिंदु संप्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन। और क्या कर लेता है बच्चा, ये जो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ साथ तर्क और निर्णय करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है, स्मृति विस्तार उसका हो जाता है, मेमोरी स्पैन की बात हम करते हैं, और रचनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन की क्षमता भी उसमें विकसित हो जाती है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समय बच्चा बौद्धिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, उसकी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण खंड और जो कि है काम भावना का विकास। यहां पर जो आपका अगली विशेषता आती है वह है काम भावना का विकास। आगे जब हम लोग सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहां पर तो उन्होंने जनेंद्रिय अवस्था के 5 अवस्थाओं में विभक्त कर पूर्ण विकास को दर्शाया है। तो यहां हम सिर्फ इतनी बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि काम समस्त जीवन का तो नहीं लेकिन किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य बन जाता है, या मूल तथ्य है। एक विशाल नदी के प्रवाह के समान वह जीवन की भूमि के बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करता है, उसे सींचता है और उपजाऊ बनाता है। ये स्लॉटर
स्लॉटर महोदय ने ये रास के कथन के ऊपर कहा था कि जिस तरह एक विशाल नदी क्या करती है, अति प्रवाह में जब उसका प्रवाह अधिक तीव्र होता है तो वह जीवन के बहुत बड़े यानी जीवन रूपी जो भूभाग है उसके बहुत बड़े खंड को वो क्या करती है, सिंचित करके और उसे उपजाऊ बना देती है। ठीक वही स्थिति काम प्रवृत्ति की होती है जो आगामी जीवन रूपी भूभाग को सिंचित कर और उसे उपजाऊ बनाती है। कुछ और महत्वपूर्ण खंड है इसके अंतर्गत, जैसे हम बात करें सबसे पहले 3 काम भावना का विकास का सार रूप में कहें तो पहला आपका आता है आत्म प्रेम, दूसरा आता है समलिंगी और तीसरा विषमलिंगी। पहला आत्म प्रेम, दूसरा समलिंगी और तीसरा आपका विषमलिंगी। यदि इन तीनों खंडों को देखा जाए तो ये आपके शैशवावस्था को परिलक्षित करता है, ये बाल्यावस्था को दर्शाता है और विषमलिंगी प्रेम या काम भावना ये आपके किशोरावस्था को परिलक्षित करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बिंदु हैं, जैसे धार्मिक भावना का उदय इस समय हो जाता है, निर्भरता या अधीनता की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, समाज सेवा की भावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है, कल्पना की बहुलता हो जाती है, इसी में की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, दिन में सपने देखने की स्थिति उत्पन्न होती है, परमार्थ की भावना, वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप जिसे हम कहते हैं, वीर पूजा की भावना, आत्मसम्मान की भावना और बहिर्मुखी प्रवृत्ति का ये प्रमुख रूप से इनमें विकसित होते हैं। तो ये किशोरावस्था की सामान्य विशेषताओं की बात मैंने की। जैसे बाल्यावस्था में बताया वैसे इसमें भी जो हमारी विशेषताएं हैं किशोरावस्था संबंधी, उन किशोरावस्थी के संबंध में जो विशेषताएं हैं उन्हीं के अनुरूप हमें क्या करना है, शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करना है। तो इस तरह विकास और उसकी अवस्था, तो अवस्था के तीनों खंड आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं की चर्चा आपके सामने हो चुकी है। अब हम अवस्थाओं के बाद आते हैं विभिन्न पक्षों की ओर और उससे संबंधित सिद्धांतों पर। तो जैसा कल मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, जो किसका है, विशेषकर नाम आता है जीन प्याजे का। तो यहां सबसे पहली चीज, ये संज्ञानात्मक विकास ये है क्या। सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास है क्या। तो संज्ञानात्मक विकास को हम पढ़ते क्यों हैं। दूसरे रूप में यदि हम इस प्रश्न को करें कि शिक्षकों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों, तो संज्ञानात्मक विकास है क्या। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी से मिलेगा, तब हम सिद्धांत यानी जीन प्याजे की तरफ चलते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास क्या है का यदि प्रश्न किया जाए तो यह क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास को हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदन अर्थात सेंसेशन, प्रत्यक्षण परसेप्शन, प्रतिमा इमेजरी की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रतिमा धारणा रिटेंशन की बात करते हैं, पुनः स्मरण या रिकॉल की बात करते हैं, समस्या समाधान, तर्कणा या तर्क करने की क्षमता जिसे रीजनिंग कहते हैं, आदि जैसी मानसिक प्रक्रियाएं को सम्मिलित करने वाली प्रक्रिया है। अर्थात संज्ञानात्मक प्रक्रिया में यह सभी मानसिक प्रक्रियाएं समाहित होती हैं। तो उसमें प्रमुख रूप से क्या चीज आई, संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा निर्माण, धारणा, पुनः स्मरण,
समस्या समाधान और तर्क शक्ति या तर्कणा। अब इस आधार पर यदि हम बात करें, ये तो आ गया कि संज्ञानात्मक विकास है क्या, तो क्या चीजें इसमें सम्मिलित हैं, मैंने पहले इसकी चर्चा की। अब इस आधार पर यदि कहा जाए कि बच्चा कैसे संज्ञानात्मक विकास के क्रम में आगे बढ़ता है, इन बिंदुओं के आधार पर, तो संवेदी बच्चा करता क्या है, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, संवेदी सूचना मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो संवेदी सूचनाएं हैं, उनको ग्रहण करके उसका रूपांतरण, जो संवेदी सूचना सेंसरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, बच्चा क्या करता है, उसे ग्रहण करके वह क्या करता है, उसका रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, उसको वो ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरण की बात करता है, विस्तारण एक्सप्लोरेशन, उसको एक्सप्लोर करता है, उसको विस्तारित करता है। तो रूपांतरण के बाद वो क्या करता है, वह उसका विस्तारण, रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, स्टोरेज की बात, विस्तारण के साथ साथ वो क्या करता है, उसका संग्रहण, जो वो संग्रहण स्टोरेज की बात करेंगे, तो संग्रहण के साथ साथ जो वो संग्रहण हुआ, तो संग्रहण का वो पुनर्लाभ भी लेगा, संग्रहण का क्या करेगा, वह उसका पुनर्लाभ लेगा। पुनर्लाभ का मतलब आवश्यकता पड़ने पर वो उसकी रिकवरी कर लेगा, रिकवर करेगा। तो इन चीजों का अर्थात जब हम किसकी बात करेंगे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, अगर हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात करें तो इन चीजों का वो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करेगा, उसके आधार पर रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण और पुनर्लाभ, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, विस्तारण एक्सप्लोरेशन, संग्रहण, संग्रहण को क्या कहेंगे, स्टोर करना, स्टोरेज की बात करेंगे, और पुनर्लाभ रिकवर करना या रिकवरी की बात करेंगे। तो यह सभी चीजों का, सभी संक्रियाओं का वह समुचित प्रयोग करना सीखता है, इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत। अर्थात अगर किसी आधार पर हम बात करें तो बालक किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करके, अगर हम इसके आधार पर बात करें तो बालक क्या करेगा, किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करेगा, संवेदी सूचना क्या करेगा, ग्रहण करेगा, संवेदी सूचना को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने, जो सूचना वो ग्रहण करेगा उस पर वो क्या करेगा, उस पर चिंतन, संवेदी सूचना को ग्रहण कर वह उस पर चिंतन करने और क्रमिक रूप, जो ग्रेजुअली की बात हम करते हैं, तो चिंतन करने और क्रमिक रूप से इस लायक बनाना, यानी इस स्थिति में पहुंचाना, चिंतन एवं क्रमिक, चिंतन ही नहीं बल्कि उसका क्रमिक रूप, ग्रेजुअल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, क्रमिक रूप से इस लायक बनाना कि जिसका प्रयोग वह विभिन्न परिस्थितियों में, क्रमिक रूप में उसको इस स्थिति में लेके आना कि उसका क्या करेगा, वो विभिन्न परिस्थिति में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में उसको वह विभिन्न परिस्थिति में क्या करेगा, तरह तरह की समस्याओं को समाधान करने में प्रयोग करे। जो स्थिति बना रहा है, जो विभिन्न परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों में वह क्या करेगा, समस्या का समाधान खोजेगा। यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में इन तथ्यों को लेकर सम्मिलित करते हैं कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है क्या,
अगर हम जीन पियाजे की बात करें, अगर इसी क्रम पे हम जीन पियाजे की बात करते हैं, तो जीन पियाजे जो कहेगा तो जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे ने कहा है कि बालकों के चिंतन एवं तर्कणा के विकास में, अभी पूरी प्रक्रिया आपने देखा कि चिंतन तर्कणा मुख्यतः यही चीजें हैं, जितनी भी प्रोसेस की हमने बात की, जितनी मानसिक संक्रियाओं की सम्मिलन की बात की, तो जीन पियाजे क्या कहता है कि बालकों के चिंतन एवं तर्कणा, तर्कणा का मतलब रीजनिंग, तर्क शक्ति, इनके विकास के लिए, इन दोनों के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? चिंतन और तर्कणा के विकास के जैविक और संरचनात्मक, अर्थात बायोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल, जैविक और संरचनात्मक तत्वों पर बल देकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। जो चिंतन और तर्कणा के विकास के लिए उन्होंने किन दो चीजों की बात की? एक जैविक तत्व और दूसरा संरचनात्मक तत्व। इन दोनों के आधार पर, अर्थात इन दोनों को सम्मिलित करते हुए, उसको उस पर बल देते हुए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। जीन पियाजे ने कहा बालकों के वास्तविकता के स्वरूप के बारे में, बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के संबंध में चिंतन करने और खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ परिपक्वता पर और न ही सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करता है, बल्कि क्या होता है, दोनों की अंतः क्रियाओं पर निर्भर करता है या दोनों की अंतः क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। यहां जीन पियाजे ने एक बात और कही कि बालक के द्वारा, किसकी बात की थी? कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में। बालक किसके संबंध में बात कर रहा है? बालक वास्तविकता के संबंध में, वास्तविकता के स्वरूप के संबंध में क्या करता है? चिंतन व तर्क, चिंतन व तर्क। और ये दोनों चीजें किसके लिए करता है? ये दोनों खोज के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए, खोजने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए, खोज के लिए वो क्या कहता है? चिंतन करने व खोज करने की शक्ति, इसका जो पावर है, शक्ति है, वह किस पर निर्भर होगा या किसके द्वारा निर्धारित होगा? किसके द्वारा निर्धारित, यानी इनकी जो शक्ति निर्धारित होगी वह ना तो परिपक्वता द्वारा, अर्थात मैच्योरिटी, ना तो परिपक्वता द्वारा और ना ही अनुभव द्वारा, बल्कि उन्होंने क्या कहा? इन दोनों की अंतः क्रिया द्वारा, इन दोनों की अंतः क्रिया द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। इन दोनों की अंतः क्रिया द्वारा निर्धारित होता है, इसीलिए इसे अंतः क्रियावादी विचारधारा का उदाहरण माना जाता है।
जीन प्याजे के जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अंतःक्रियावादी विचारधारा का एक प्रबल उदाहरण माना जाता है। अर्थात इस सिद्धांत को किस विचारधारा का माना गया? अंतःक्रियावादी विचारधारा। तो ये तो आपका, मैंने संज्ञानात्मक विकास क्या है पहले उसकी बात की, फिर संज्ञानात्मक विकास को जीन प्याजे ने किस रूप में प्रस्तुत किया उसकी बात की। अब हम आते हैं सीधे सीधे जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर, यानी जीन प्याजे के द्वारा विकसित या वर्णित, उनके द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संबंध में बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किसका है ये? जीन प्याजे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीन प्याजे के बारे में एक सामान्य जरा सा ब्रीफ में 2 लाइन का कर देता हूं। जीन प्याजे वास्तव जंतु विज्ञान के थे, जूलॉजी के, और 22 वर्ष की अल्प आयु में ये पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर लिए थे। अल्फ्रेड बिने के बौद्धिक कार्यों में बुद्धि परीक्षण की कार्यशाला में उनके साथ सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे, जहां ये बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों से प्रभावित हुए। फ्रेंच नॉर्मल स्कूल के बच्चों का अध्ययन कर रहे थे अल्फ्रेड बिने महोदय के निर्देशन में। तो वहां पर जो बच्चों के द्वारा त्रुटियां की गई थी, वो जीन प्याजे को अपनी ओर आकर्षित किया, आकृष्ट किया, और उसी से प्रभावित होकर यह मानसिक विकास का अध्ययन किए और अपने ही बच्चों के मानसिक विकास स्तर को अध्ययन करते हुए इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो अपने सिद्धांत में इन्होंने 2 चीजों का उल्लेख किया है। वो क्या है? अपने सिद्धांत में 2 चीजों की बात इन्होंने की। एक तो ये बात किया कि संज्ञानात्मक विकास, जैसे अभी मैंने बात किया प्रक्रिया की, तो यह संज्ञानात्मक विकास किस तरह चलता है, यानी किस तरह होता है। तो एक उसके फंक्शनिंग की बात की, एक कार्यविधि की बात की, और दूसरा इन्होंने बात किया किसकी? अवस्थाओं की। कोई भी कार्य होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो स्वाभाविक है कि वो विभिन्न स्टेजेस से होके जाएगा, तो उसी को इन्होंने अवस्थाओं में उल्लेख किया। तो जो कार्यविधि है, जो कार्यविधि है, कार्यविधि में इन्होंने कुछ संप्रत्ययों का उल्लेख किया, और वो कैसे हुआ, सिर्फ आज मैं पहले उसको डायग्रामिक देता हूं, फिर एक एक संप्रत्यय का मैं उल्लेख करता हूं। क्योंकि जीन प्याजे इतना महत्वपूर्ण है कि आपके डीएलएड, आपके बीटीसी या आपके टेट और सुपर टेट या सी टेट, हर खंड में ये कम से कम 2 से 4 नंबर के प्रश्न को देता है। अगर जीन प्याजे बाल विकास के अंतर्गत आ सकता है, या जीन प्याजे आपका पेडागॉजिकल इशू के रूप में भी प्रश्न देता है। विभिन्न विषयों में वो विभिन्न अवस्थाओं से या विभिन्न जो कार्यविधि की विभिन्न संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर वो पेडागॉजिकल इशू के प्रश्न को बनाता है। तो यहां हम कार्यविधि की बात करते हैं। तो जीन प्याजे ने ये कहा, जो कार्यविधि है
उसमें भी इन्होंने दो खंड को लेके चला। एक में कहा संगठन की बात, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे में कहा अनुकूलन, एडॉप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन और एडॉप्टेशन की बात किया। संगठन के क्रम में कि वह कैसे सूचनाओं को संगठित करता है, जैसे अभी ऊपर बात हुआ था कि वह विभिन्न क्रियाओं संक्रियाओं का क्या है, संगठित रूप होता है, तो वो कैसे संगठन करता है। तो संगठन के लिए बच्चे के समक्ष कोई एक उद्दीपक आएगा। यह उद्दीपक वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, विचार हो सकता है, परिस्थिति, घटना, प्रघटना, यानी एक उद्दीपक के रूप में उसके सामने प्रस्तुत होगा। तो उस उद्दीपक के बारे में उसकी अपनी पूर्व की सूचना होगी या पूर्व का ज्ञान होगा या उसके संबंध में पूर्व का व्यवहार होगा। और जब उद्दीपक आएगा तो वह उस उद्दीपक से कुछ नवीन सूचना, उद्दीपक से नवीन सूचना, नवीन ज्ञान भी प्राप्त करेगा। अब यहां बच्चा जो है वो इन दो में, पूर्व सूचना और नवीन सूचना, यानी इसी के परिप्रेक्ष्य में, उद्दीपक के परिप्रेक्ष्य में, यह इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में उसको सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करता है या संगठित करता है। जो उसकी पूर्व की सूचना, भाई कोई भी वस्तु बच्चे के सामने रखा जाए तो वह कुछ ना कुछ उसकी पूर्व की जानकारी उसकी होगी, प्रीवियस नॉलेज होगा। तो वो जो पूर्व की सूचना है, पूर्व का ज्ञान है, उसके साथ साथ उद्दीपक को देखकर वह उससे नवीन सूचनाओं को ग्रहण करता है, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन गेन करता है। उस न्यू इंफॉर्मेशन और प्रीवियस इंफॉर्मेशन, इन दोनों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इन दोनों को संगठित करता है। और वही यहां पर संगठन की बात हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो जब हम कोई भी दो वस्तुओं, दो विचारों को मिलाएंगे तो हमें एक नवीन संरचना, न्यू स्ट्रक्चर मिलता है, अर्थात न्यू स्ट्रक्चर बच्चे के मस्तिष्क में निर्मित होता है, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहां पर बच्चे को क्या मिलेगा, एक नवीन संरचना मिलेगी। इसी संरचना को जीन प्यारे ने क्या कहा, यही बच्चे की क्या है, संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यही बच्चे की क्या है, नवीन संरचना, उसकी संज्ञानात्मक संरचना या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। क्योंकि यही सिद्धांत आपको एक खंड में और मिलेगा। जीन प्यारे का यही सिद्धांत आपको बुद्धि में भी मिलेगा। तो यदि ये हम बुद्धि के संबंध में पढ़ रहे हैं या उससे संबंध, उसके रेफरेंस में, संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो यहां जो नवीन संरचना बनेगी वह संज्ञानात्मक संरचना के स्थान पर उसका नाम हो जाएगा बौद्धिक संरचना, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर। उसका नाम क्या हो जाएगा, बौद्धिक संरचना, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर। और कोई भी कार्य या संगठन करता है तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है। कोई भी कार्य हम करेंगे, किसी भी संबंध में कोई संगठन करेंगे, कोई ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसके पीछे क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। यदि इस नवीन संरचना ने उद्देश्य की पूर्णता कर दी तो उसकी फंक्शनिंग वहीं पर समाप्त हो जाएगी। उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो यहां ये चीज भाई कि ये नवीन संरचना जिसे हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यदि इसने क्या किया, यदि उद्देश्य पूर्णता कर दिया तो यहीं पर कार्यविधि क्या होगी, यहीं पर एंडिंग,
यदि उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, अब यहां ये प्रश्न आता है इसके द्वारा क्या हुआ, उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, तब यह क्या चला जाएगा, यह अनुकूलन की राह पकड़ लेगा, यह अनुकूलन की तरफ चला जाएगा, जिसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं। और अनुकूलन का काम क्या है, पूर्व की संरचना और नवीन संरचना, इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। अनुकूलन का कार्य क्या है, पूर्व की संरचना अर्थात पूर्व संरचना जो बच्चे की है और नवीन संरचना, इन दोनों संरचनाओं के मध्य क्या करना है, इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। अब इनके मध्य जो सामंजस्य स्थापित होगा वह सामंजस्य दो रूपों में होगा, अर्थात अनुकूलन की प्रक्रिया में दो उप प्रक्रियाओं की बात की, एक आंतरिक रूप में होगा और एक बाह्य रूप में होगा। ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया होगी यह दो रूपों में होगी, एक की बात करेगा क्या, आंतरिक रूप में, और एक करेगा बाह्य रूप में। आंतरिक रूप में जो होगा उसे हम कहते हैं आत्मसात क्रिया या आत्मसातकरण, या अंग्रेजी में कहते हैं एसिमिलेट करना या एसिमिलेशन। और दूसरा जो बाह्य है यह है समाविष्टकरण या समाविष्टीकरण या एक्मोडेशन, एक्मोडेट करना, एक्मोडेशन। तो यहां पर करता क्या है, वह न तो पूर्व संरचना को परिवर्तित करेगा न नवीन संरचना को परिवर्तित करेगा, बल्कि वह एज इट इज यथावत उन दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगा। यह स्थिति आपको परिलक्षित क्या करती है, आत्मसातकरण की स्थिति को दर्शाती है। और यदि इससे भी यह प्रक्रिया नहीं होती तब यह चला जाता है किधर, एक्मोडेशन या समाविष्टीकरण की तरफ। और यहां पर होता क्या है, जो पूर्व की संरचना है उस पूर्व की संरचना में वह परिवर्तन करेगा, वह संशोधन करेगा, वह उसका विस्तारण करेगा और उसमें नवीन संरचना को स्थान देगा, या यूं कह दे कि उसमें नवीन अर्थात पूर्व की संरचना में विस्तार करके, परिवर्तन करके, संशोधन करके वह नवीन संरचना के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। और यही सामंजस्यकरण या ये समंजन की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, समाविष्टीकरण या एक्मोडेशन की बात करते हैं। और यह जीवन पर्यंत चलती है। तो दोस्तों आज बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो इनके विभिन्न जितने भी आपके टर्म हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, संप्रत्यय हैं, उन एक एक संप्रत्ययों की चर्चा करते हुए फिर हम अवस्थाओं की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।